तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फास्फोरस चक्र के बारे में, फास्फोरस साइकिल के बारे में। तो बताइए, आप सभी लोग तैयार हैं? जल्दी से बताइए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दिया करो। और फास्फोरस साइकिल आज आपको इस वीडियो में इस तरीके से समझाऊंगा, मेरा 100% की मैं गारंटी लेता हूं कि पूरा और पूरा आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, फास्फोरस पेड़ पौधे और जंतु जो फास्फोरस लेते हैं ना, जैसे पेड़ पौधे मृदा से जो फास्फोरस लेते हैं वो अकार्बनिक फॉस्फेट के रूप में लेते हैं। क्या करते हैं, देखो बस समझना है अभी के लिए। पेड़ पौधे जो मृदा से फॉस्फेट ले रहे हैं वो अकार्बनिक फॉस्फेट है। अब पेड़ पौधा भैया ले लिया अकार्बनिक फॉस्फेट, अपने काम में लगा दिया, डन। ये पेड़ था, मृदा से इसको मिला अकार्बनिक फॉस्फेट, इसने ले लिया। क्या मिला इसको? अकार्बनिक फॉस्फेट। देखो ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, अच्छे से समझना होगा, ये वीडियो थोड़ा सा डिटेल में होगा, है ना। तो परेशान नहीं होने का, पूरा वीडियो अच्छे तरीके से देखने को, डन। अकार्बनिक फॉस्फेट इसने लिया। जब ये पेड़ की उम्र जैसे थी 50 साल, 50 साल बाद ये सड़ा गला, है ना, मर गया, मृत हो गया, तो ये सड़ गल गया। तो जब ये सड़ गल जाने के बाद इसके अंदर जो ये फॉस्फेट लिया था ना, अकार्बनिक फॉस्फेट, ये जैविक फॉस्फेट में बदल गया। ये इस पे पेड़ के अंदर कैसे फॉस्फेट में बदल गया? जैविक फॉस्फेट में। और जैविक फॉस्फेट इसके मरने के बाद फिर मृदा में मिल गया। ठीक इसी प्रकार से अकार्बनिक फॉस्फेट पेड़ पौधे लिया और पेड़ पौधे को खा लिया उपभोक्ता ने, है ना। उपभोक्ता ने खाया तो फिर क्या हुआ? उपभोक्ता जब मरा, उपभोक्ता की मृत्यु हुई, तो वो सड़ा गला, और सड़ा गला फिर मिल गया मृदा में। तो ये साइकिल लगातार चलता रहता है। अब समझते हैं, देखिए फास्फोरस फास्फोरस चक्र में कि प्राकृतिक भंडार चट्टानों में होता है। अगर देखा जाए फास्फोरस का प्राकृतिक भंडार कहां पर है, कहां पर फास्फोरस ज्यादा मात्रा में पाई जा रही है, कौन इसका नेचुरल आपका जो है स्टोर कहां पर है, प्राकृतिक भंडार इसका कहां पर है, तो वो है चट्टानों पर, रॉक पर। ठीक है, चट्टान फॉस्फेट के रूप में फास्फोरस को संचित करती हैं, याद रखियो। चट्टानें जो होती हैं वो जो फास्फोरस है ना, उसको फास्फोरस के रूप में संचित नहीं करती हैं, उसको फॉस्फेट के रूप में संचित कर लेती हैं। अब मेरे को आप लोग बताओ कि फॉस्फेट और फास्फोरस में क्या डिफरेंस है? आप लोग बताओ, केमिस्ट्री में पढ़े होगे, छोटी सी बात है, इसको सभी लोग बताओ, नीचे अभी बताओ, डन। अब देखिए, इस फास्फोरस का उपयोग ना जीव भी करता है और जीवों के लिए भी महत्वपूर्ण है, और सेकंड पेड़ पौधों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। किसके लिए? जीवों के लिए भी ये फास्फोरस बहुत महत्वपूर्ण है और पेड़ पौधों के लिए भी, है ना। फास्फोरस अगर जीवों के लिए देखा जाए तो जैसे आपका न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए में, आप लोग बताइए मेरे को, डीएनए आरएनए में, डीएनए आरएनए तीन चीजों से मिलकर के बनता है। पहला फॉस्फेट, पहला पाई जाता है पेंटोज शुगर, दूसरा नाइट्रोजिनस बेस, और तीसरा फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप पाया जा रहा है ना, यानी कि न्यूक्लिक अम्ल जीवों में सबसे पहले तो पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड में। और जीवों में जो फास्फोरस होता है वो कोशिका की मरम्मत के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। फास्फोरस कोशिका की मरम्मत करता है, और कोशिकीय क्रिया जो सेलुलर जो है, सेल के अंदर जो क्रियाएं होती हैं, सेलुलर फंक्शन का एक प्रमुख घटक होता है फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस सभी ऊतकों, कोशिका की वृद्धि और उनका रख रखाव, उनका मेंटेन करता है। और एक चीज और, फास्फोरस हमारी हड्डियों और दांतों में भी तो पाया जाता है। बताओ, हड्डी और दांत में भी तो फास्फोरस पाया जाता है। बताइए कितना उपयोगी है फास्फोरस, सोचो। हड्डी, दांत और कुछ ऐसे जो है प्राणी होते हैं जो अपने ऊपर जो कवच बना लेते हैं ना, कवच, वो कवच भी बना लेते हैं किसका? आपका जो है फास्फोरस का, है ना। कुछ ऐसे जीव हैं जो बाहर से जो कवरिंग करते हैं ना अपने ऊपर, वो फास्फोरस की। अभी यहाँ पर क्या, यहाँ पर सेल है, सेल है ना। यहाँ पे मरम्मत करने के लिए कौन जिम्मेदार रहता है? वो रहता है प्रोटीन। बताइए। अब अगर पौधे में देखा जाए
तो पौधे में फास्फोरस सबसे पहले याद रखना प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है, फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। और अगर पेड़ पौधे में फास्फोरस अच्छी मात्रा में है ना, तो उसका जो बीज होगा, उसके बीज में कोई रोग नहीं होगा, है ना। यानी कि हम बोल सकते हैं कि उसका बीज स्वस्थ पैदा होगा। और अगर पेड़ पौधे के अंदर अधिक मात्रा में फास्फोरस है ना, फास्फोरस का लेवल मेंटेन है, तो उस बीज का भार बढ़ जाएगा, बीज स्वस्थ पैदा होगा और पौधे में रोग व उसकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है ना। जो कीट रोधकता होती है, जो कीट आकर के उसको नुकसान पहुंचाते हैं, फास्फोरस की वजह से वो बढ़ जाते हैं। और फास्फोरस के प्रयोग से जड़ें तेजी से बढ़ती हैं और मजबूत जड़ें बनती हैं। देखो कितना उपयोगी है ना। तो जैसे हमने देखा फास्फोरस साइकिल में बिल्कुल सिंपल है कि जैसे उत्पादक है, हमने देखा मृदा से जो है कहां पर पहुंचा फास्फोरस, उत्पादक में, है ना, प्रोड्यूसर में। चलिए देखिए, उत्पादक में पहुंचा, डन। तो मृदा से क्या पहुंचा फास्फोरस, कहां पहुंचा, सीधे उत्पादक में। अब इस उत्पादक का प्रयोग कौन किया, तो इस उत्पादक का प्रयोग किया उपभोक्ता ने। तो फास्फोरस कहां ट्रांसफर हुआ, उपभोक्ता के पास चला गया। फिर जब ये उपभोक्ता मृत होता है या फिर ये उत्पादक मृत होता है, देखना साइकिल, जब ये उपभोक्ता या उत्पादक मृत होता है तब ये बनाता है अपरद, सड़गल जाता है, जैसे सड़गलता है वो स्मेल आती है ना, तो ये अपरद होता है, उसको बोलते हैं अपरद। मृदा के ऊपर जो कण बन जाते हैं, बॉडी के छोटे छोटे टूट जाते हैं, उसको बोलते हैं अपरद, है ना। फिर ये अपरद क्या होता है, फिर ये जो अपरद बनता है उसी अपरद का होता है विघटन, है ना, विघटन। जब ये अपरद देखो क्या होता है, छोटे छोटे कणों में और टूटता है। पहले जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आसपास जैसे कोई जानवर मर जाता है तो उसको फेंक देते हैं, तो क्या होता है, पहले वो उसके छोटे छोटे पहले कुछ दिन तक पड़ा रहता है वो, फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, जो है जो वायुमंडल में रहते हैं ना, जिनको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक सफाई कर्मी, है ना, नेचुरल डिकम्पोजर, अपघटक जिसको बोलते हैं, वो अपघटक आते हैं, उसको फिर छोटे छोटे टुकड़ों में खाना शुरू करते हैं, उसको तोड़ते हैं, फिर तोड़ने के बाद वो अपरद बनता है, फिर अपरद वो सीधे गिर जाता है मिट्टी पर। अब जब मिट्टी पर गिरा तो उसका अपघटन हुआ, अपघटन हुआ तो वो मृदा में पहुंचा, किसके द्वारा, मृदा विलयन के द्वारा, है ना, बारिश वगैरह हुई वो सीधे पहुंच गया मृदा विलयन में। और मृदा विलयन से क्या हुआ, एक चीज समझना, मृदा विलयन से वो बहकर कहां कर, तो वो बहकर नदी में जाता है, और वो नदी से, यही फास्फोरस नदी से सीधे चला जाता है समुद्र में। नदी से कहां पहुंचा, समुद्र में पहुंचा। तो ये एक दूसरी घटना हो गई। अब वो मृदा विलयन सीधे पहुंच गया आपका चट्टानी खनिज में पहुंच गया, चट्टान बना लिया, चट्टानी खनिज में जाकर के सीधे बैठ गया। फिर ये चट्टानी खनिज टूटा, फिर इसका कौन उपयोग किया, तो इसका उपयोग कर लिया फिर उत्पादक, है ना। उत्पादक कौन है, हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे इसका उपयोग कर लिए। बताओ है सिंपल कि नहीं, किसको किसको कठिन लग रहा है बताओ मेरे को, देखो इसको एक बार अच्छे से, एक बार इसको सही तरीके से देखो, इसमें क्या कठिन है बताओ मेरे को, बताओ। तो ये नदी से पहुंचा समुद्र में, सागर में, और सागर में ये आपका बना लेता है सागरी अवसाद के रूप में, यह इकट्ठा हो जाता है, सागरीय अवसाद के रूप में फास्फोरस वहां भी इकट्ठा हो जाता है। जो है आपका फास्फोरस साइकिल। बताइए, बोलिए, आया ना समझ में, है ना, बिल्कुल सिंपल। देखो उत्पादक थे, इस मृदा को भी हटा दो अगर, तो उत्पादक थे, उत्पादक के अंदर था
जो है फॉस्फोरस, फिर वो फॉस्फोरस को खाया उपभोक्ता ने, है ना। जैसे मैंने खा लिया जो है उसके पालक की पत्ती को, उस पालक से मेरे को फॉस्फोरस मिल गया। पालक को फॉस्फोरस कहाँ से मिला? मिट्टी से मिला। तो उत्पादक को फॉस्फोरस कहाँ से मिला? तो वो मिला मृदा से। अब मृदा को खाया कौन? उपभोक्ता, यानी कि मैंने, सॉरी उत्पादक को। पालक को किसने खाया? मैंने। अब जब मैं मृत होऊंगा तो अपरद बनेगा, या पालक को नहीं खाता, पालक मर जाती, अपने मन से सूख जाती, तो उससे भी अपरद बनता। अब वो अपरद सीधे कहाँ मिला? मृदा विलयन में मिला। जब वो मृदा विलयन में विघटन हुआ अपरद का मृदा विलयन में, तो मृदा विलयन में अगर ज्यादा बारिश हुई, नदी तालाब में चला गया, तो वो फॉस्फोरस सीधे पहुंच गया सागर में और आपका सागरीय अवसाद बना लिया। और अगर मृदा विलयन आसपास थी, सोखा, नीचे सोख गया, तो पहुंच गया चट्टानी खनिज में। फिर इस चट्टानी खनिज का जब विघटन हुआ, फिर ये साइकिल पूरा चलता रहेगा और फॉस्फोरस लगातार ट्रांसफर होती रहेगी। तो ये है फॉस्फोरस चक्र। मुझे उम्मीद है आपको पढ़ करके बहुत ही मजा आया होगा, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है भी। तो विश यू ऑल द बेस्ट। आज के लिए यहीं तक, अच्छे से पढ़िएगा। और कभी भी आपको कोई दिक्कत आए ना, तो याद रखना तुम्हारा बड़ा भाई बायो अमन तुम्हारे साथ है। तनिक भी परेशान नहीं होने को, अच्छे से पढ़ना, खूब मेहनत करना। कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आए ना, भूलना मत तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे साथ है। ऐसे मत सोचना कि मैं जब इनसे पढ़ता नहीं हूँ और मैं इनसे कभी मिला नहीं हूँ। मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। आप बिल्कुल, आप सभी लोग, जितने लोग देख रहे हैं ना, जितने भी लोग इंडिया के हर कोने से देख रहे हैं, आप सभी लोग मेरे छोटे और बड़े भाई बहन हैं, याद रखिएगा। समझ रहे हो ना? जितना मैं अपने छोटे भाई को प्यार करता हूं, अपनी बहन को प्यार करता हूं, उतना ही मैं आप सभी लोगों से प्यार करता हूं। तो कभी भी अपने आप को उदास और हताश मत होने देना। अच्छे से पढ़ना, हंसते हंसते पढ़ना, है ना। और हम हमेशा आपको हंसाते रहेंगे, ये हमारा वादा है। आज के लिए यहीं तक। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, सीखते रहिए और भी सिखाते रहिए लोगों को। हमारे वीडियोस शेयर करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।